हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की। देखो, सिलेबस जो आपका चल रहा है वो चल रहा है पशुपालन का। ठीक है, चैनल आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये आपका व्हाट्सअप नंबर दे रखा है हमने 8650415957। ठीक है, क्लास 12 एग्रीकल्चर। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत। देखो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी टॉपिक से आपके समझ में आएगा। ये देखो, आज का जो हमारा हेडिंग है वो है जरसिंध शंकर के पिता तथा माता की नस्ल। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे ओसर में शक्ति संचय आहार। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलो करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, जरसिंध शंकर के पिता तथा माता की नस्ल। अब देखो, शंकर नस्ल कैसे प्राप्त होगी, कैसे बनेगी, उसको समझो। देखो, शंकर नस्ल बराबर होता है, बराबर करना है पिता की नस्ल इनटू माता की नस्ल। अगर आप पिता की नस्ल और माता की नस्ल दोनों का क्रॉस कराओगे तो आपको मिल जाएगी शंकर नस्ल। ठीक है, क्या मिल जाएगी? शंकर नस्ल। इस प्रकार से अगर आप जरसिंध शंकर गाय है तो जरसिंध शंकर गाय, अगर आप इसकी नस्ल प्राप्त करना चाह रहे हैं, किसकी? जरसिंध शंकर गाय की नस्ल प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो जर्सी नस्ल इंटू लाल सिंधी नस्ल, इन दोनों के बीच क्या कराना है? क्रॉस कराना है, तो आपको जरसिंध शंकर गाय प्राप्त होगी। इस प्रकार से थोड़ा सा आगे समझिए। और देखो, लाल सिंधी नस्ल की गाय को जर्सी नस्ल के साढ़ से प्रजनन कराकर जरसिंध नस्ल पैदा की गई है। आपने क्या समझा? जो लाल सिंधी नस्ल की गाय है, ये लाल सिंधी नस्ल की गाय है, और जो जर्सी नस्ल का साढ़ है उससे अगर आप प्रजनन कराते हो, क्या कराते हो? प्रजनन। ठीक है, जब आप प्रजनन कराओगे तो क्या प्राप्त होगी? तो होगी जरसिंध गाय प्राप्त होगी, या कह सकते हो जरसिंध शंकर गाय की नस्ल प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये थी जरसिंध शंकर के पिता तथा माता की नस्ल। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है ओसर में शक्ति संचय आहार। इस क्वेश्चन पे आप, इस हेडिंग पे आप स्टार लगाओ। ये हेडिंग बार बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप पशुपालन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वाईपी एजुकेशन चैनल से आप जुड़ जाइए, यहाँ पे डेली आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बहुत जल्दी करा दिए जाएंगे। अब आपकी रेगुलर तैयारी होगी। देखो, गर्भवती गाय अथवा ओसर की अगली ब्यात की तैयारी के लिए जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप अथवा फिटिंग या शक्ति संचय आहार कहते हैं। देखो, शक्ति संचय आहार को और नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं? एक है, देखो, स्टीमिंग अप। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि स्टीमिंग अप क्या होता है, तो आप समझ जाना कि ये शक्ति संचय आहार की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे फिटिंग आहार क्या है, तो आप समझ जाना शक्ति संचय आहार को ही फिटिंग आहार कहते हैं। या आपसे इस प्रकार से पूछेगा शक्ति संचय आहार, तब तो आप समझ ही जाओगे। ये तीन नाम हैं। तो इसकी परिभाषा आपने देख ली। इसकी परिभाषा क्या थी? देखो, गर्भवती गाय अथवा ओसर की अगले ब्यात की तैयारी के लिए जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप अथवा फिटिंग या शक्ति संचय आहार कहते हैं। गाय की यह खिलाई पिलाई गाय अथवा ओसर के ब्याने की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व प्रारंभ करनी चाहिए। कब? 6 सप्ताह पूर्व प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, गर्भवती गाय की इस खिलाई पिलाई का उद्देश्य गाय को मोटा करना नहीं होता। जब गाय को मोटा करना नहीं है तो फिर क्यों खिलाई पिलाई होती है उसको समझो, बल्कि अगले ब्यात के लिए तैयारी ही उसका उद्देश्य है।
तो इसका 6 सप्ताह पहले, अगर 6 सप्ताह पूर्व आप इसकी खिलाई पिलाई प्रारंभ कर रहे हो गर्भवती गाय की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाय को आप मोटा करने के लिए खिलाई पिलाई कर रहे हो, बल्कि इसका काम ये है कि अगले ब्यात के लिए आप तैयार कर रहे हो। ठीक है, जिससे कि वह देखो अगले ब्यात में बच्चा देने पर दुग्ध उत्पादन के अनुसार पर्याप्त दाना खाने की अभ्यस्त हो जाए, यानी उसे पर्याप्त दाना खाने का क्या हो जाए, अभ्यास हो जाए। ठीक है, अगले ब्यात में बच्चा देने पर गाय ब्याने के समय से 2 सप्ताह पूर्व का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी गाय ब्याने के कितने सप्ताह, 2 सप्ताह, यानी 15 दिन पहले का जो समय होता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय होता है। आगे समझो, गाय को ब्याने के समय से पहले उसे दाने चारे का लगभग 50% भाग मिलता होना चाहिए। यहाँ पे इस बात को समझ लो आप, गाय को ब्याने के समय से पहले, ठीक है, यानी 15 दिन पहले, या कह सकते हो 6 सप्ताह पहले से उसे दाने चारे का, किसका, दाने चारे का लगभग कितना, 50% भाग मिलता होना चाहिए, जो उसे बच्चा देने के पश्चात उस दूध की मात्रा के अनुसार मिलेगा। और इस मात्रा तक पहुँचाने के लिए गाय ब्याने के पूर्व के पखवाड़े में क्रमशः दाना बढ़ाकर इस मात्रा तक देना चाहिए। ठीक है, दाना आप बढ़ा सकते हो पूर्व पखवाड़े में। ठीक है, आगे समझो, कम दूध देने वाली गायों को ब्याने के पूर्व अधिक खिलाई पिलाई की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे मान लो बहुत सी गाय ऐसी हैं, देसी गाय भी हैं, जो बहुत कम दूध देती हैं। अगर आप वो गाय बहुत दूध कम देंगी, अगर आप उनकी खिलाई पिलाई ज़्यादा करोगे तो आपका खर्चा भी अधिक होगा और दूध तो वो कम देंगी ही। तो आपको ये बात पता है भाई, अब मान लो अच्छी नस्ल की गाय दूध भरपूर मात्रा में देने वाली हैं और ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा मात्रा में देती हैं, तो भाई उनकी खिलाई पिलाई भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। देखो, लेकिन अधिक दूध देने वाली गायों के लिए यह खिलाई पिलाई आवश्यक है। ठीक है, ये हो गई आपकी हेडिंग क्या थी, देखो हेडिंग ये थी, ओसर में शक्ति संचय आहार। ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। ठीक, अगला जो हमारी हेडिंग है, अगली हेडिंग पे भी आप स्टार लगाओ, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हेडिंग है। देखो, गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने से हानि, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको एक एक पॉइंट को इसके समझेंगे हम। क्वेश्चन की हेडिंग को आप अच्छे से समझ लो, गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने से हानि, यानी अगर गाय है, गाय का बछड़ा है और उसे आप अलग रख रहे हो, ठीक है, अलग रख रहे हो, तो अलग बछड़ा पालने से उसकी हानि क्या होगी, उसके बारे में आपको बताना है। चलो देखते हैं क्या क्या हानियाँ होती हैं। देखो, माँ को बच्चे से अलग कर देना कुछ अस्वाभाविक होता है। जैसे मान लो माता पिता है, अगर माता अपने किसी बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद आप अलग कर दो उसके बच्चे को, लड़का या लड़की को अलग कर दो, तो ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक होता है। ऐसे ही ये आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा है कि माँ को बच्चे से अलग कर देना कुछ अस्वाभाविक होता है। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है गाय के थन से दूध निकालने में काफ़ी परेशानी होगी। गाय के थन से दूध निकालने में काफ़ी परेशानी होगी, बिल्कुल सही बात है भाई। गाय से जब आप दूध निकालने जाओगे तो दूध नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बछड़ा जो है उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है वो दूध आपको ना दे, ठीक है, यानी पैर चलाने का भी काम करे, या दूध उतारने का, दूध जो उतारा जाता है वो ना उतारे, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, बच्चे को अलग से पालने से खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप बच्चे को गाय से अलग रखकर पालोगे तो भाई आपका खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा इसलिए बढ़ जाएगा, गाय को अलग से खिलाओगे और बछड़े को भी अलग से उसका लालन पालन पोषण करोगे, तो खर्चा भी अधिक बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है, बच्चों को बीमार होने का भी भय अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर बच्चे को माँ का दूध अगर नहीं मिलेगा तो वही बच्चा क्या है, बीमार होने के उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
चाहे वो माँ का बच्चा हुआ, चाहे वो जानवरों की बात कर लो, चाहे इंसानों की बात कर लो, दोनों पे रूल यही लगेगा। बछड़ों को बीमार होने का भी अधिक भय होगा, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से अलग रह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गाय देर से पसती है। तो मैंने आपसे कहा था जब आप दूध थन से निकालने जाओगे तो हो सकता है वो पसती ना। ठीक है, पसती का मतलब है दूध थन में ना आए। ठीक है, ना पसुआए, देहाती भाषा में समझो, ना पसुआना। ठीक है, अगला पॉइंट है, दूध जनित बीमारी भी बच्चे को लगने का भय रहता है। दूध जनित बीमारियां भी बच्चे को लगने का क्या रहता है, भय रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने से हानि। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, और जब एग्जाम में बैठोगे आप तो अच्छे से इस क्वेश्चन को बना के आओगे, लिख के आओगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगली हेडिंग जो हमारी है वो है सीरम। तो देखो सीरम के बारे में समझ लो। सीरम पे टिप्पणी आ जाती है लिखने के लिए, आपसे पूछता है कि सीरम पे आप टिप्पणी लिखो। तो देखो सीरम के बारे में आप समझो, यह रोगी पशु को रोग के निवारण के लिए उसी रोग की दवा पशु को इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, सीरम कहलाती है। ठीक, क्या कहा जा रहा है, यदि कोई रोगी पशु है, ठीक है, रोगी पशु है तो उस रोग के निवारण के लिए, भाई पशु में कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी को आप दूर तो कराओगे, तो उस बीमारी को दूर कराने के लिए, ठीक है, उस रोग को दूर कराने के लिए आप किसका माध्यम से यूज करोगे, भाई इंजेक्शन है। देखो इंजेक्शन के माध्यम से आप उस दवा को गाय या भैंस की बॉडी में प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, किसके माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से या इंजेक्शन के द्वारा। तो वही क्या कह रहा है, सीरम कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो गला घोटू, क्या है, गला घोटू बीमारी में गला घोटू सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, गला घोटू जो बीमारी होती है तो उस बीमारी में क्या है, गला घोटू का क्या रहता है, सीरम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। सीरम पशु को बीमार होने के बाद दिया जाता है। सीरम देखो ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ को दे दो। जब आपका पशु स्वस्थ है तो आप किस बेस पे उसके लिए इंजेक्शन लगाओगे, किस चीज़ का इंजेक्शन लगाओगे, जब बीमार पशु होगा तभी आप उसे सीरम लगाओगे। ठीक है, सीरम का इंजेक्शन सिरा में लगता है। देखो ये भी आपको पॉइंट रखना है याद, जो सीरम है, सीरम का जो इंजेक्शन है ना वो किस में लगता है, सिरा में लगता है। सीरम का इंजेक्शन किस में लगता है, सिरा में लगता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है वैक्सीन। क्या है, वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में समझो। वैक्सीन पे भी क्या आता है, टिप्पणी आपसे पूछी जाती है वैक्सीन पर। देखो वैक्सीन के बारे में समझिए। स्वस्थ पशु को कुछ विशेष प्रकार के रोग के आक्रमण से बचाने के लिए जो दवाई रोग से पहले टीके के रूप में इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है उसे वैक्सीन कहते हैं। दूसरी भाषा में समझो, जैसे आपने देखा था अभी आया था कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। क्या आया था बेटा, कोरोना वायरस। ठीक है, अब कोरोना वायरस जब बहुत तेज़ी से फैल रहा था तो सरकार ने आपके लिए इसकी वैक्सीन उपलब्ध कराई थी, जो कि बिल्कुल मुफ्त थी। ठीक है, वो वैक्सीन क्यों उपलब्ध कराई थी, वो इसलिए उपलब्ध कराई थी वो आपकी बॉडी में, कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे या इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो अटैक आपकी बॉडी पर करे तो वो उसका कोई प्रभाव आपकी बॉडी पर ना पड़े। यानी वो दी जाती है जो वैक्सीन है, ये स्वस्थ मनुष्य के लिए दी जाती है। कोई महामारी, कोई बीमारी फैलती है तो वो जो महामारी या बीमारी होती है वो पशु पर या मनुष्य पर अटैक ना कर सके, इसलिए उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती है, वो उसे कहते हैं वैक्सीन। ठीक है, जैसा कि आपको देखो बताया गया है, फिर से आप समझ लीजिए एक बार। देखो स्वस्थ पशु जो होता है, स्वस्थ पशु कुछ विशेष प्रकार के रोगों के आक्रमण, देखो कह रहा रोगों के आक्रमण, यानी स्वस्थ पशु पर कोई भी रोग आके क्या करे, आक्रमण करे, तो वो आक्रमण जो है करेगा, अटैक उस पर हो जाए, उसे प्रभावित कर दे, तो उसे प्रभावित ना करना। ठीक है, प्रभावित ना करे, यानी आक्रमण से बचाने के लिए जो दवाई रोग से पहले, यानी जो दवा का क्या मतलब है, जो टीका या जो वैक्सीन, ठीक है, रोग से पहले दिया जाता है, किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, उसे वैक्सीन कहते हैं।
जैसे आपको मैंने समझा दिया था कि भाई प्रत्येक इंसान के लिए 18 साल से ऊपर वालों के लिए क्या लगी थी, वैक्सीन लगी थी कोविड-19 की। उसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अगला देखो यहाँ पे, अगली जो लाइन है, वैक्सीन में बीमारी के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैक्सीन होती है वो स्वस्थ मनुष्य को लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसके अंदर लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाता है, जिससे वह कोई भी बीमारी, कोई रोग अटैक करे तो उससे लड़ने की उसके अंदर पहले से ऑलरेडी शक्ति हो। तो यही बात कह रहा है कि वैक्सीन में बीमारी के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है। जब पशु के शरीर में बाहर से किसी बीमारी के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वैक्सीन में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज उन जीवाणुओं से पशुओं की रक्षा करती है। तो यही बात मैं आपको समझा चुका हूँ। वैक्सीन स्वस्थ पशु को रोग से पहले दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैक्सीन का इंजेक्शन सबकुटेनियस लगता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। अगली जो वीडियो में हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे कुड़क मुर्गी से आप क्या समझते हैं, और मुर्गी से, और देखिए अगला ये लेके आएंगे जुगाली करने वाले पशुओं की रूमेन के कार्य, पशुओं के खुरहरा करने के लाभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक तो ये आपका पशुपालन हो गया। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको से आज पूछ रहा हूँ, देखो एक तो आपका एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आपका चल रहा है। अब दूसरा सब्जेक्ट आप बताओ कि दूसरा सब्जेक्ट हम कौन सा आपके लिए स्टार्ट करें, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हम क्लास 12 एग्रीकल्चर के 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। अब 2 सब्जेक्ट रोजाना आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर, यानी अक्टूबर आपका समाप्ति की ओर है, अब नवंबर चलेगा। नवंबर में आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे और 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे दिसंबर में, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री, इसके बाद हो गया जूलॉजी और इसके बाद हो गया केमिस्ट्री, आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट इसमें से मैं करा दूंगा नवंबर में और 2 सब्जेक्ट करा दूंगा दिसंबर में। दिसंबर में चारों सब्जेक्ट ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बचेगी जनवरी में इनकी चलेगी रिवीजन और हिंदी आपकी करा दी जाएगी, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप कमेंट करिए कि सर हमें ये वाला सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करिए। तो हम एनिमल हस्बेंड्री के साथ, ठीक है, पशुपालन के साथ मैं आपको बता दूं एक सब्जेक्ट लेके और चलेंगे। उस सब्जेक्ट का आप नाम बताओ फटाफट कमेंट करके, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है मेरे, आप व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए। सारे के सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूँ हर वर्ष, और 75% पेपर में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।